चार्ल्स डिकेंस का क्लासिक अ टेल ऑफ टू सिटीज। एक ऐसी कहानी जो क्रांति, त्याग और इंसानी जज्बे की दास्तां है। तो चलिए आज इसी यादगार गाथा के पन्ने पलटते हैं। वो सबसे अच्छा समय था, वो सबसे बुरा समय था। उपन्यास की शुरुआत ही इन मशहूर पंक्तियों से होती है और ये हमें सीधा उस दुनिया में ले जाती हैं जो विरोधाभासों से भरी है। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये तो पूरे उपन्यास का आईना है जिसमें अच्छाई और बुराई, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच का संघर्ष साफ दिखता है। तो चलिए चलते हैं साल 1775 में। दो शहर, फ्रांस और इंग्लैंड, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है फ्रांस, जहां राजा रानी और अमीर लोग, उनकी तो जैसे हर दिन पार्टी चल रही है, और दूसरी तरफ हैं आम लोग जो काम करते हैं, भूखे मरते हैं और बस यूं ही दम तोड़ देते हैं। उधर इंग्लैंड में हाँ, थोड़ी स्थिरता ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। अंदर ही अंदर समाज में एक बेचैनी सुलग रही है, और बस यही वो माहौल है जहां क्रांति की एक चिंगारी भड़कने के लिए तैयार बैठी है। तो ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, इतिहास की। लेकिन अब कहानी एक पर्सनल, एक बहुत ही रहस्यमयी मिशन की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा मिशन जो कुछ किरदारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और इस मिशन के सेंटर में हैं मिस्टर लॉरी। टेल्सन बैंक के एजेंट हैं, मतलब एकदम नियम कानून वाले इंसान। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ है। पता है क्यों? क्योंकि उनका ये सफर ये किसी बैंक के काम से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे दबे हुए राज से जुड़ा है। और इस सफर में मिस्टर लॉरी अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं एक नौजवान लड़की, लूसी मैनेट। लूसी की दुनिया बहुत सीधी सादी है। उसे बस इतना पता है कि जब वो बहुत छोटी थी उसके पिता की मौत हो गई थी। वो खुद को एक अनाथ मानकर ही बड़ी हुई है। लेकिन फिर मिस्टर लॉरी लूसी के सामने एक ऐसा सवाल रखते हैं जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। सोचकर देखिए उस पल के बारे में जब किसी को पता चले कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच असल में एक झूठ था। बस यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। और वो चौंकाने वाला सच ये है कि लूसी के पिता डॉक्टर मैनेट जिंदा हैं। पूरे 18 साल एक फ्रांसीसी जेल में गुमनामी में काटने के बाद उन्हें अभी अभी रिहा किया गया है। और अब लूसी और मिस्टर लॉरी का मिशन है पेरिस जाकर उन्हें वापस लाना। तो अब कहानी पहुंचती है पेरिस। पेरिस की वो गलियां जहां लोगों का गुस्सा और उनकी बेबसी जैसे उबल रही हो। पेरिस का एक गरीब इलाका। यहां महाशय और मैडम डिफार्ज की एक शराब की दुकान है। माहौल ऐसा है कि गरीबी हर कोने से झांक रही है। और यहीं पर एक बहुत मामूली सी घटना होती है जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का पहला इशारा बन जाती है। और डिकेंस लिखते हैं कि वो लाल शराब पत्थरों पर खून की तरह फैल गई। वाह, क्या लाइन है! यहां शराब सिर्फ शराब नहीं है, ये एक सिंबल है आने वाले खून खराबे का। ये सड़कों पर बहता हुआ वो खून है जिसका डर सबको सता रहा है। और फिर जो होता है वो देखकर दिल दहल जाता है। भूखे लोग सड़क पर गिरी उस कीचड़ वाली शराब को अपने हाथों से उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये उनकी बेबसी की इंतहा है। लेकिन ये सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ये इंसाफ की भूख है, आजादी की भूख है। और ये भूख अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वो पल आता है। एक आदमी अपनी उंगली उसी कीचड़ वाली शराब में डुबोता है और दीवार पर लिख देता है खून। बस ये भविष्य का साफ साफ ऐलान है। शराब अब सच में खून बन चुकी है। ये एक चेतावनी है कि पेरिस की सड़कें जल्द ही सच के खून से लाल होंगे। उसी शराब की दुकान के ऊपर एक अंधेरी सी अटारी में आखिरकार लूसी अपने पिता से मिलती है। लेकिन ये कोई खुशी का पल नहीं है। डॉक्टर मैनेट अब वो इंसान है ही नहीं। वो एक टूटे हुए, खोए हुए शख्स हैं जिनकी पहचान, जिनकी यादें सब जेल की सलाखों के पीछे छूट गईं। वो बस चुपचाप बैठे जूते बना रहे हैं। और उनका दर्द कितना गहरा है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो खुद को डॉक्टर मैनेट नहीं बुलाते। वो खुद को अपनी जेल की कोठरी के नंबर से बुलाते हैं, 105 नॉर्थ टावर। सोचिए, 18 साल की कैद ने उनसे उनका नाम तक छीन लिया। उनकी पहचान अब सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है। तो अब कहानी एक लंबी छलांग लगाती है, वक्त में भी और सरहदों के पार भी। हम पेरिस से सीधा पहुंचते हैं लंदन, जहां एक बिल्कुल नया ड्रामा और दो नए किरदार कहानी में एंट्री लेने वाले हैं। तो जी 5 साल बीत चुके हैं। डॉक्टर मैनेट अब लंदन में हैं और लूसी की देखभाल में धीरे धीरे वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे हैं। एक तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है, एक सुकून है। लेकिन
जैसा कि कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। और कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स डार्ने की, एक हैंडसम फ्रांसीसी नौजवान जिस पर इंग्लैंड के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मतलब मामला संगीन है, जान दांव पर लगी है और सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मामला इतना पक्का है कि डार्ने का बचना मुश्किल लग रहा है। एक मुख्य गवाह है जो पूरे भरोसे के साथ कहता है, हाँ यही वो आदमी था। कोर्टरूम का माहौल एकदम गर्म है और ऐसा लग रहा है कि चार्ल्स डार्ने की किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोर्ट में ही एक और आदमी मौजूद है, सिडनी कार्टन, वकील का एक लापरवाह सा दिखने वाला हेल्पर। और कमाल की बात यह है कि वो चार्ल्स डार्ने का हूबहू हमशक्ल है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं दोनों। और जैसे ही ये बात सामने आती है, पूरा केस पलट जाता है। अब गवाह खुद कंफ्यूज्ड है। क्या वो 100% यकीन से कह सकता है कि उसने डार्ने को ही देखा था या फिर उसके जैसे दिखने वाले किसी और को? बस ये एक शक चार्ल्स डार्ने की जान बचाने के लिए काफी था। उसे बरी कर दिया जाता है। तो एक आदमी की जान बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा किसी और से मिलता था। कमाल है ना? लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। अरे ये तो एक नई और भी बड़ी उलझन की शुरुआत है। 2 शहर जो क्रांति की आग में जल रहे हैं और 2 हमशक्ल आदमी, इनकी किस्मतें अब कैसे एक दूसरे से उलझेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी के और भी ज्यादा रोमांचक सफर पर ले जाएगा।